अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सीपी चाइल्ड्स। बच्चों में सीपी चाइल्ड होना एक बहुत ही कॉमन जो है वो प्रॉब्लम देखी जाती है। हमारे साथ डॉक्टर एहतशाम स्टूडियो में मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि सीपी चाइल्ड क्या होता है, क्या इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है, किस तरह हम डायग्नोज कर सकते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर एहतशाम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। अच्छा, सबसे पहले तो हमें बताएं कि सीपी चाइल्ड होता क्या? सीपी चाइल्ड दरअसल एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसके अंदर जो है बच्चों के जो है ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलती ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ। इसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है और आफ्टर बर्थ ट्रॉमा जो है किसी भी चोट लगने की वजह से ब्रेन को जो है सप्लाई नहीं जाती ऑक्सीजन की। उसके अंदर जो है ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो ब्रेन का टिश्यू डैमेज होता है उस हिसाब से जो है बॉडी में जो है डिसऑर्डर्स आते हैं उसके हिसाब से। ओके अच्छा, आजकल जैसे हम सुन रहे हैं कि सीपी चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा कॉमन, आम हम फिजियो जो डिपार्टमेंट है इसमें बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि इसकी रेशियो जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखें, वैसे तो ये इसके एक जेनेटिक कॉज भी हो सकता है, लेकिन कह लें एज सच प्रोमिनेंट नहीं है कि मतलब कज़न मैरिजेस जो हैं उनके अंदर जो है ये और ये वैसे प्रोग्रेसिव नहीं है। ठीक है, इसमें मतलब कि सीपी चाइल्ड में जो डिसऑर्डर्स आ जाते हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं है। 18 की एज ड्यूरिंग बर्थ से लेकर 18 की एज तक जो है वो पेशेंट जो है उसको ये प्रॉब्लम्स रहते हैं। ओके अच्छा, किस तरह जो है वो पता चलेगा कि एक बच्चा जो है वो सीपी चाइल्ड है? कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिससे पता लगता है कि हमें ये सिम्टम्स जो है वो बच्चों के अंदर शो हो रहे होते हैं? सीपी की जो है वो बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसके अंदर जो है एक स्पास्टिक है, फ्लैसिड है, मिक्स्ड है। उसके अंदर जो है उसके अकॉर्डिंग जो ब्रेन में, वही मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रेन के टिश्यूज़ डैमेज होते हैं। अब जो फॉर एग्जांपल ब्रेन का एक पार्ट है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, उसके डैमेज होने की वजह से जो है स्पास्टिक जो है वो डेवलप हो जाता है। स्पास्टिक में क्या होता है कि जो मसल जो है वो कह लें अकड़ जाते हैं पट्टे बच्चों के, और फ्लैसिड में क्या होता है वो ढीले पड़ जाते हैं। अब उसके अंदर भी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल हाफ बॉडी अगर जो है उसमें जो है वो पैरालिसिस आ रहा है तो उसको कहते हैं हेमीप्लीजिया। अगर लोअर सिर्फ लेग्स में आ रहा है तो उसे कहते हैं डायप्लीजिया। और अगर दोनों हाथ और टांगे उनमें जो है वो इफ़ेक्ट आ रहा है तो उसे क्वाड्रिप्लीजिया कहते हैं। इसको डायग्नोसिस जो है वो इस तरह से किया जा सकता है कि जैसे बच्चे हैं और उनके नॉर्मल माइलस्टोन्स जो हैं डेवलप नहीं हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो वॉकिंग पे नहीं आ रहे हैं और जो है नेक होल्डिंग नहीं हो रही, जो 6 मंथ्स के अंदर बच्चों के अंदर नेक होल्डिंग स्टार्ट हो जाती है वो नहीं हो रही है, तो वो कह लें एक साइन एंड सिम्टम होता है। अब हमारे पास जब फिजियोथेरेपिस्ट के पास पेशेंट आता है बच्चे को लेके बच्चा आता है तो या तो जनरल फिजिशियन ने पहले ही डायग्नोज किया होता है कि पेशेंट जो है वो सीपी है। अब तो जो है एडवांस स्कैनर्स आ गए हैं जो कि ड्यूरिंग जो है प्रेगनेंसी बता देते हैं कि जो है बच्चे के अंदर ये एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, उससे डायग्नोज हो जाता है। वरना आफ्टर बर्थ जो है वो जनरल फिजिशियन डायग्नोज कर देते हैं कि बच्चा सीपी नहीं है। हम जब हमारे पास पेशेंट आता है, एक तो वो हमारे पास जो है डायग्नोसिस होता है और एक दूसरा हम अपने टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि बच्चा जो है सीपी है और इसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है। मेजर जो है नेक होल्डिंग है, क्योंकि बच्चे की अगर नेक होल्डिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वो बाकी जो है उसकी वॉकिंग और उसकी तरफ नहीं जाएगा। अच्छा, आपने बात की डॉक्टर एहतशाम की जो है वो अब आजकल जैसे बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी आ गई हुई है और प्रेगनेंसी में ही पता लग जाता है तो बच्चा जो है वो सीपी, तो एट दैट टाइम इसके लिए कोई सप्लीमेंटेशन या इस तरह की कोई चीज़ें की जा सकती हैं या फिर उस बच्चे की बर्थ सीपी चाइल्ड से ही होगी? नहीं, जो डायग्नोज हो गया वो फिर सीपी चाइल्ड, क्योंकि ब्रेन अगर डैमेज हो गया तो ब्रेन टिश्यूज़ की जो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। हम भी जो है वो अगर पेशेंट आया उसकी जो है ब्रेन टिश्यू एक डैमेज हो गया, हम उससे जो है रिकवर नहीं कर सकते। हम उसके जो है लाइफस्टाइल को मैनेजमेंट और उसको बेहतर कर सकते हैं। उसकी वॉकिंग, उसके डेली एक्टिविटीज़, जैसे माइलस्टोन अचीव नहीं होते उसको वॉकिंग पे लेके आ सकते हैं। उसके न्यू पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, उससे जो है स्किल्ड मूवमेंट्स में उसको हेल्प आउट कर सकते हैं कि पेशेंट के जो है डेली लिविंग जो है वो बेहतर हो जाए
जैसे उसकी ड्रिंकिंग है, कपड़े पहनना और ये वॉकिंग, छोटे मोटे जो डेली लिविंग के डेली एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसकी बेहतर की जा सकती हैं। ये तो जो है वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो बच्चे जो हैं वो चलने के काबिल हो सकते हैं और इस तरह की चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। अच्छा, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट कौन कौन सी जो है वो एक्सरसाइजेज आप रेकमेंड करते हैं? देखें, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जस्ट लाइक स्ट्रोक के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो पेशेंट टू पेशेंट एक्सरसाइजेज वेरी करती हैं। ये भी कह लें कि वही इसका सिस्टम होता है। जैसे स्पास्टिक अगर है बच्चा, उसका पट्टे अकड़े में है, तो उसकी एक्सरसाइजेज जो हैं वो डिफरेंट हैं। स्पास्टिक वाले की एक्सरसाइजेज फ्लैसिड को नहीं कराई जा सकती, फ्लैसिड वाली की स्पास्टिक को नहीं करवाई जा सकती। जिसका पट्टे अकड़े में उसके हिसाब से उसकी एक्सरसाइजेज हैं, उसकी स्ट्रेचिंग्स वगैरह हैं, और जो फ्लैसिड है उनकी उसके हिसाब से एक्सरसाइजेज होती हैं। अच्छा, कितना डेंजरस होता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों की मूवमेंट जैसे जैसे मॉम्स हैं, न्यूली मॉम्स होती हैं, वो ट्राई कर रही होती हैं कि बच्चा हमारा मूव करे, तो वो खुद से जो है वो ये चीज़ें कर रही होती है, तो ये कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं खुद से अगर आप इस तरह की चीज़ें करें तो? देखें, सीपी का जो है वो कह लें कि एक छोटा ट्रीटमेंट, एक प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है। तो उसके अंदर जो बच्चे आते हैं उनके एग्रेशन को भी कंट्रोल करना पड़ता है, उनको साइकोलॉजिकली भी ट्रीट करना पड़ता है कि वो जो कह लें कि एक कमतरी का भी शिकार होते हैं कि दूसरे बच्चे नॉर्मली सब कुछ खा पी रहे हैं तो उन्हें देखते हैं तो वो उस चीज़ में भी वो होते हैं। तो उनके हिसाब से उनके पेरेंट्स को भी जो है वो हमें गाइड करना होता है। उनको एक्सरसाइजेज पता नहीं होती हैं कि आप भी लेके चलें इनको साथ साथ। तो जो भी पेशेंट होते हैं उनके साथ जो भी उनके अटेंडेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उन्हें हम गाइड करते हैं कि आप ये एक्सरसाइज उनको करवाएं ताकि इनकी जो एक्टिविटी और लिविंग है जो उससे बेहतर किया जा सकता है जल्द से जल्द। ओके, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जो सीपी चाइल्ड हैं अगर उनकी प्रॉपर फिजियोथेरेपी जो है वो की जाए, प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, तो वो बच्चे जो है आम अपनी रूटीन में वापस आ सकते हैं और अपने लाइफस्टाइल को खुद से परस्यू यानी चलने फिरने में उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो अगर आपका बच्चा भी सीपी चाइल्ड है या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है, तो फौरी तौर पे अपने करीबी फिजियोथेरेपिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर फोरम से भी कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर फीडबैक्स। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।